मेरी माँ अंधी थी। जब मैं घर आता तो माँ कहती, बेटा तुम दोबारा आ गए, अभी कुछ देर पहले तो आए थे। मुझे लगता मेरी अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। एक दिन मैं घर में चुपके से जल्दी आ गया और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी और मैं अपने मामूल के मुताबिक शाम 6 बजे काम से वापस घर आया था। घर में दाखिल होते ही मैंने बुलंद आवाज में सलाम किया। मेरी अम्मी जो अपने मखसूस तख्त पर ऊँग रही थी, मेरी आवाज सुनकर फौरन उठ बैठी। इनके चेहरे के तासुरात देखकर मैं फौरन फिक्रमंद हो गया। मैं इनके पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ अंधी थी, इसलिए मेरा चेहरा टटोल कर देखने लगी। मुझे वो पहले से कमजोर लग रही थी। मुझे मौजूद पाकर वो बोली, बेटा खैरियत तो है, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कुछ भूल गए हो? अम्मी की बात सुनकर मैं अचंभे से इनकी जानिब देखने लगा। मैं तो सुबह 9 बजे का घर से निकला, अब वापस आया था। मैं अम्मी के पास गया और इनके हाथ पर बोसा देकर बोला, अम्मी मैं तो सुबह का अभी घर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और झट से बोली, नहीं बेटा, अभी कोई आधा घंटा पहले तुम यहीं मेरे पास बैठकर बातें करते रहे थे और फिर शगुफ्ता से बात करके तुम किसी काम से बाहर निकल गए। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगा, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। तभी मेरी बीवी किचन से खाना लेकर बाहर निकली और अफसुर्दगी से कहने लगी, यासिर आप ही समझाए ना अम्मा को, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। दिन से इनकी मिन्नतें कर रही हूँ खाना खा ले, मगर ये बस इनकार किए जा रही हैं। अभी ये तीसरी बार इनकी पसंद का खाना बनाकर ला रही हूँ, अब आप ही इन्हें समझाएं। बार बार भूल जाती हैं, कहती हैं तुमने कब मुझे खाने का पूछा। वो तो यासिर है जो मुझसे खाने का पूछ लेता है, हालांकि आप तो अब आए हैं। बीवी की बात सुनकर मैंने संजीदगी से अम्मी को समझाया कि अम्मी वक्त पर खाना और दवाई क्यों नहीं खाती आप, इतनी अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू आपको मिली है, इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती, ना इसे रखने दे रही हैं। मेरी वालिदा उम्र रसीदा हो चुकी थी, इसलिए इन्हें भूलने की आदत हो चुकी थी। मेरी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बोली कि मेरा दिल तुम्हारे हाथों से खाना खाने का चाह रहा था, शायद इसीलिए मैंने बहू को इनकार कर दिया होगा, मुझे याद नहीं। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और इन्हें खाना खिलाने लगा। मेरी माँ की आंखों का नूर खत्म हो चुका था, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था, मगर महसूस सब कुछ कर लेती थी। मेरे जहन में अम्मी के वही अल्फाज चल रहे थे, क्योंकि आज ये तीसरी दफा था जब अम्मी ने मुझे ऐसा कहा था। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। मुझे सोचों में गुम देखकर मेरी बीवी पूछने लगी तो मैंने इसे अम्मी की बात के बारे में बताया। इसने नजरें फेर कर एक सांस खारिज की और बोली, यासिर आपके आने से पहले वो सो रही थी, उम्र रसीदा हो गई हैं। अब अम्मा ने जो ख्वाब में देखा होगा इसे ही हकीकत समझकर ऐसा कह रही होंगी। अब देखो ना, खुद ही कह रही हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें खाने का पूछा है। बीवी की बात पर इस पल मैं सर हिला गया। अगले रोज जब मैं काम से घर वापस आया तो बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। मेरी अम्मी छत के ऊपर से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के करीब खड़ी थी और मुझे आवाजें देकर कह रही थी, यासिर बेटा मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है बेटे, और कितनी देर मुझे खड़े रहना होगा। शगुफ्ता बहू जरा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले जाओ, ये यासिर पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा दिल हल्क को आ चुका था। अगर अम्मी एक भी कदम मजीद आगे बढ़ाती तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी। मैं फौरन भागकर इन तक पहुंचा और इन्हें वहां से हटाया। मेरी आवाज सुनकर शगुफ्ता भी वहां ख्वास बख्ता सी पहुंच चुकी थी, मगर सवाल तो ये था कि अम्मी वहां ऊपर तक पहुंची कैसे थी। अम्मी सीढ़ियां उतरते हुए फौरन मुझे झड़क कर बोली कि पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मगर तुम न जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो। ना बहू मेरी बात का जवाब देती है ना तुम। अम्मी की बात सुनकर मैं चौंका था। मैंने अम्मी को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ, मगर अम्मी का अंदाज देखकर मुझे सच में फिक्र होने लगी थी। एक मेरी वालिदा की बिनाई खत्म थी और दूसरा इनके भूलने की बीमारी से मुझे ये डर लाहक होने लगा कि कहीं वो किसी दिन सीढ़ियों से ही न गिर जाएं। मेरे तासुरात देखकर मेरी बीवी भी परेशान हो गई और मेरी अम्मी को इनके कमरे में छोड़ने चली गई और इनसे कहने लगी, अम्मा जी मैं तो आपको आपके कमरे में बिठाकर नहाने गई थी, आप ऊपर कैसे पहुंच गई मुझे ये समझ नहीं आता। शगुफ्ता मेरी वालिदा से कह रही थी। इसका मतलब शगुफ्ता को इल्म ना था। मेरी वालिदा कहने लगी, ये यासिर ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था,
मेरी वालिदा को न जाने क्या क्या नजर आता रहता था। शगुफ्ता इन्हें कमरे में छोड़कर फिर मेरे पास आकर बोली, देख ली अपनी अम्मी की हरकत आपने, अगर खुदा ना ख्वास्ता ऊपर से गिर जाती तो मेरे जिम्मे इल्जाम आता कि मैंने ख्याल नहीं रखा। मैं इसकी बात सुनकर माथे पर उंगलियां मसलता रह गया कि मैं अपनी वालिदा की इस बीमारी का क्या इलाज करवाऊं। मैंने कई अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया था, लेकिन वो कहते हैं कि उम्र का तकाजा है। मुझे सोचता पाकर बीवी बोली, आप ज्यादा फिक्र मत करें, आपकी माँ को नजर तो कुछ आता नहीं, अब उम्र के साथ साथ इन्हें भूलने की बीमारी भी होती जा रही है, तभी वो ऐसा कहती रहती हैं। शगुफ्ता की बात ठीक थी। मैंने अपनी अम्मी को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि तभी अम्मी उठी और कहने लगी, बेटा मुझे दवाइयाँ दे दो, सुबह से नहीं दी। मैं बस खामोशी से एक सांस खारिज करके रह गया। बीवी का कहना सही था, अम्मी की भूलने की बीमारी बढ़ चुकी है, वरना दवा तो मैंने इन्हें खुद ही दे दी थी। कुछ देर बाद मैं अम्मी के कमरे में जाने लगा तो मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। मैं तजस्सुस से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसके दराज से मेरा पसंदीदा परफ्यूम बाहर को झलक रहा था। मेरी आदत थी, मैं एक ही तर्ज की खुशबू लगाता था। मेरे पास ऐसे कई परफ्यूम्स थे, मगर यहाँ अम्मी के कमरे में ये कैसे आया था। मैंने सर झटक कर इसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। 2 दिन यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गया। मैं अम्मी और शगुफ्ता को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने यही सोचा था कि आज खाने के बाद अम्मी को सुलाकर शगुफ्ता को बाहर ले जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। जब से हमारी शादी हुई थी वो घन चक्कर बनकर रह गई थी। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे। शगुफ्ता बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। इसने आज तक मुझसे शिकवा भी नहीं किया था। मैं इसे क्यों बाहर नहीं लेकर जाता। मैं आते हुए शगुफ्ता के लिए गुलाब और कलियों के गजरे भी ले आया। अभी मैं घर में दाखिल हुआ ही था कि अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे अम्मी का ये रवैया सख्त नागवार गुजरा था। वो शगुफ्ता को डांट रही थी, जबकि शगुफ्ता खामोशी से सर झुकाए इनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी चाव सुनकर अम्मी फौरन खामोश हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली कि तुम्हारी बीवी ने मेरे हाथ जला दिए हैं। यासिर ये देखो। मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मगर इसने मेरे हाथ गर्म इस्त्री पर रख दिए। अम्मी रो रही थी, मगर मुझे इस वक्त इनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे अम्मी से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना इनके पास पड़ा था। कुछ खाना दाग के मानिंद इनके कपड़ों पर अभी भी गिरा हुआ था। रही बात इनके हाथों की तो वो सुर्ख थे, जले नहीं थे। शगुफ्ता सर झुकाए रो रही थी और फिर रोते हुए बोली, देख लिया आपने यासिर, मैंने आपकी माँ की हर खिदमत की, वरना कौन बहू अपनी अंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में इन्हें नमाज और रोजा करना चाहिए, मगर ये जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने में लगी रहती हैं। शगुफ्ता की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ गया। वो बौखलाहट का शिकार होते हुए बातें घुमाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुने बगैर अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा सरप्राइज और खुशगवार मूड अब बिगड़ चुका था। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए अब उलझनें बढ़ने लगी थी। मैं आंखों देखी बात को नहीं झुठला सकता था। वहीं मैंने शगुफ्ता से अम्मी की जानिब से माफी मांगी, जिस पर वो तड़प कर बोली कि कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, उम्र के इस हिस्से में ऐसे हो जाता है। इसका आला ज़रब देखकर मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत मजीद बढ़ चुकी थी। मगर फिर वो उदास होकर बोली कि यासिर मुझसे वादा करें, कभी अम्मी की बातों में आकर मुझसे बदसन नहीं होंगे। मैं शगुफ्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था कि मैं किसी की भी बातों में आकर इससे दूर होता। मैंने इसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब अम्मी से बहुत कम बात करता था। सुबह बाहर जाने से पहले मिलकर चला जाता और रात को आकर सरसरी सी बात करके सो जाया करता। मगर इनका अंदाज अभी भी वही था, जो मुझे अक्सर सोच में डाल दिया करता। इस शाम भी जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी अम्मी मुझे घर में पाकर बोली कि बेटा, तुम इतनी जल्दी लाहौर से वापस भी आ गए। अम्मी की बात पर मैं चौंका और मुस्कुराकर बोला कि आज फिर आपने ख्वाब देख लिया है। मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं बेटा, ख्वाब तो नहीं था। तुम मेरे पास बैठकर बात कर रहे थे शगुफ्ता से कि तुम लाहौर जा रहे हो आज रात, और फिर जैसे ही लौटोगे चंद दिनों के लिए शगुफ्ता को लेकर घूमने जाओगे। अम्मी की इस तवील गुफ्तगू पर मेरे असाब तने। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं ना चाहते हुए भी अम्मी के करीब जाकर बैठ गया और हंसकर बोला कि और क्या कहा था मैंने। अम्मी फीकी सी मुस्कुराई और बोली, तंज मत करो बेटा,
जाओ जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ। आखिर को माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी के अल्फाज मुझ पर तीर की तरह लगे थे। मैं कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। मैं बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में कई ख्यालात ने जन्म लेना शुरू किया था। मैं अब तक कहानी को एक रुख से देख रहा था क्या? मुझे दूसरे रुख से भी पर्दा हटाना चाहिए था। मैं अभी इसी सोच में गुम हो चुका था। एक ही शख्स को रोजाना एक जैसा ख्वाब भला कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मेरी माँ मेरी शादी से पहले तो कभी इतनी ज्यादा बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा जहन इस वक्त माउफ हो चुका था। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे रोज जब मैं घर से काम के लिए निकला तो मुझ पर कुछ चोरों का हमला हो गया। वो मुझसे गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल छीन कर ले गए। मेरा दिल बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं यूं ही उदास सा शाम को घर दाखिल हुआ तो अम्मी सामने अपने मखसूस तख्त पर लेटी थी। पैरों की आहट पहचान कर उठ बैठी और बोली, कौन आया है? यासिर, ये तुम हो ना? बेटा वापस क्यों आ गए? अम्मी का वही सवाल एक बार मेरा दिमाग खराब कर चुका था। मेरा दिल पहले ही अपने नुकसान पर भुजा हुआ था। इस पर अम्मी के इस सवाल ने मुझे गुस्से से आग बबूला कर दिया। मैंने मेज पर पड़ी तमाम अशिया को जमीन पर पटक दिया और अपने बाल मुट्ठी में जकड़ने के बाद अम्मी के सामने हाथ जोड़कर बोला कि खुदा का वास्ता है, बस भी कर दिया करें। तंग आ गया हूँ आपके इन सवालों से। आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। हर वक्त मैं आपको हर जगह नजर आता रहता हूँ। आपके इस किस्म के बेतुके सवालों ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। अल-मुख्तसर, इस लम्हे मेरे मुंह में जो आया मैं बोलता चला गया। अम्मी गैर मरी नुक्ते पर नजरें मरकूज किए शशतर सी बैठी रह गई। आनन फानन शगुफ्ता वहां पहुंच गई। मुझे इस कदर गुस्से में देखकर कहने लगी, आप क्यों इस लहजे में अम्मी से बात कर रहे हैं? जानते तो हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। इनका क्या कसूर है? मैंने कहा, मैं तंग आ गया हूँ इनके बेतुके से सवालों से। शगुफ्ता मुझे अपने कमरे में ले आई। मेरी यूं चिल्लाने से मेरा सांस बुरी तरह से फूल रहा था। कमरे में आकर मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। बात आई गई हो गई। एक बार मैं घर दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा मुझे देखकर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद मेरे कल वाले रवैये पर। मैंने पहली बार अम्मी से इस लहजे में बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं इनसे माजरत करने लगा। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों में आने वाला जमाशुदा पानी साफ किया। कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अच्छी बात है। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। मेरी बीवी कहाँ थी? किचन भी खाली था। मैंने इसे कई आवाजें दी मगर इसका कोई जवाब न आया। मुझे हैरानगी हुई थी। तभी अम्मी दीवारों का सहारा लेती मेरे कमरे तक पहुंची और बोली कि बेटा, शगुफ्ता तो अपने मेके चली गई है। भूल गए क्या? कुछ देर पहले तुम खुद ही तो इसे लेने आए थे। अम्मी के अल्फाज मुझ पर किसी बम की तरह गिरे थे। मैं गंग से अम्मी को देखने लगा। मेरा मोबाइल भी चोरी हो चुका था। वरना फोन करके शगुफ्ता से पूछ लेता कि वो मेके जाने से पहले मुझसे इजाजत क्यों नहीं लेकर गई। मैंने घर में मौजूद दूसरे मोबाइल से शगुफ्ता को कॉल मिलाई, जिसे कुछ देर बाद शगुफ्ता ने उठाया। मैंने इससे मेके जाने की वजह पूछी। वो बोली कि इसकी अम्मी की तबीयत शदीद खराब थी, इसलिए वो फौरन अपने मेके चली गई। अब 2-3 दिन वही रहेगी। इसके रहने से मुझे कोई एतराज ना था, मगर अम्मी की कुछ बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा था वो आज सच हुआ था। क्या ये इत्तेफाक था या इसमें कुछ हकीकत भी थी? मैं समझ ना सका। मेरे दिल पर पत्थर पड़ चुके थे। मैंने मजीद कुछ सोचना तर्क किया और खामोशी से अपने बिस्तर पर सो गया, ये सोचे बगैर कि मैं तो बाहर से खाना खा आया था, मगर मेरी माँ अभी भी भूखी ही थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। आज शगुफ्ता ने मेके से वापस आना था। मैं खुश था मगर इस बात से अनजान कि आज का दिन मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन होने वाला है। मैं आज काम से आधी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। अभी मेरी गाड़ी घर से कुछ दूरी पर ही थी कि जो मंजर मेरी नजरों में आया, इसे देखकर मेरा लहू गोया रगों में ही जमने लगा था। मेरी बीवी शगुफ्ता किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरी थी और अब वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। ये लड़का ना इसका भाई था ना ही कोई रिश्तेदार। ने बामुश्किल खुद को संभालता खामोशी से घर के आधे खुले दरवाजे से अंदर का मंजर देखा तो तभी एक और धचका मेरा मुंतजिर था। मेरी माँ किसी से बातें कर रही थी और वो शख्स खूबहू मेरी ही आवाज में इनसे बात कर रहा था।
मैं हक्का बक्का वही खामोश खड़ा सब सुन रहा था। मेरी माँ इससे पानी मांग रही थी। वो नीम बेहोशी की हालत में लेटी थी। तभी शगुफ्ता आगे बढ़ी और इसने पानी से भरा गिलास धार बनाते हुए मेरी माँ की आंखों में उंडेलना शुरू कर दिया और फिर खबासत से मुस्कुराकर बोली, पता नहीं कब मरेगी ये कबाब में हड्डी। शुक्र है अंधी है, वरना कब की राज फाश कर चुकी होती। बीवी की इस सरगोशी पर वो शख्स हंसा था। मेरा दिल तो गोया धड़कना ही भूल चुका था। मेरी बीवी इस गैर शनासा शख्स के हाथों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं फौरन आगे बढ़ा, घर में दाखिल हुआ और इस शख्स को गिरबान से पकड़कर मारने लगा। शगुफ्ता मुझे वहां देखकर बौखलाकर पीछे हटी, जबकि मेरी माँ नीम बेहोशी में शोर सुनकर रोने लगी। मैंने इस शख्स को मारकर वहीं पटका और फिर शगुफ्ता की जानिब मतवज्जा हुआ, जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आंखों में गम व गुस्से से आंसू आ चुके थे। मुझे वहां से धोखा मिला था, जहां से मुझे उम्मीद ही ना थी। वो खौफ से मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़का मुझे वरगला रहा था। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसकी ऐसी बातें अभी जारी थी कि वो लड़का झट से बोला, झूठी लड़की, ना शोहर से वफा की ना मेरी मोहब्बत का पास रखा। बता क्यों नहीं देती? तुम शादी से पहले से ही मुझे पसंद करती थी और मैं रोजाना तुमसे मिलने यहाँ आता था। कितनी देर से सारा किचन मुझ पर उछाल कर खुद साइड पर हो रही हो। इस लड़के की मजीद बातें अगर सुनता तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं इसकी जानिब बढ़ता, इससे पहले ही वो वहां से खुद को छुड़वाकर भाग निकला था। जर्द चेहरा लिए शगुफ्ता मुझे देखकर रो रही थी। मुझे एक पल में इससे घिन आने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी आंसू ना रोक सका। शगुफ्ता कभी मेरी माँ के पैरों में गिर रही थी तो कभी मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। इसकी खातिर मैंने अपनी माँ पर शक किया था। मैंने कपकपाते लबों से इसे सिर्फ इतना कहा कि तुम इस काबिल नहीं रही कि अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करूं। तुमने मेरे साथ खयानत की है, मेरी माँ को सताया है और मुझे इनके खिलाफ किया है। मैंने अपनी बीवी को इसी वक्त घर से निकाल दिया। वापस आकर रोते हुए अपनी माँ को पानी पिलाया और फिर इनके कदमों में गिरकर कितनी ही देर रोता रहा। मैंने इनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जबकि वो हर बार मुझे सच बताती रही। अम्मी ने मुझे अपने करीब बिठाया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने अरसे से खामोश थी। तुम्हारी बीवी न मुझे वक्त पर खाना देती थी और ना ही दवा। पता नहीं वो कौन सी गोली मुझे जबरदस्ती खिलाती थी, जिसके बाद मुझे लगता मेरा सर हवाओं में घूम रहा है। मैं बहकी बहकी बातें करने लगती थी, लेकिन वो बातें होती सच थी। वो मुझे बताने लगी कि शगुफ्ता इन्हें पूरा दिन भूखा रखती थी, मगर हाँ, तुम्हारे आने से पहले मेरे सामने खाना जरूर रख दिया करती, ताकि तुम्हें शक ना हो। वो शख्स आवाजें निकालने में माहिर था, इसलिए मेरी आवाज मेरी माँ के सामने निकाल कर इनसे बातें करता था। मेरी बीवी के साथ भी हर किस्म के ताल्लुकात कायम कर चुका था। मेरी माँ को नींद की दवा मेरी बीवी जबरदस्ती खिलाती थी। मेरी माँ का हाथ भी इसने जलाया था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे इस पर शक होता। मेरी माँ रो रो कर हर बात मुझे बताती रही। फिर कहने लगी, जानते हो बेटे, मुझे तकलीफ इसके रवैये से नहीं तुम्हारी बदसलूकी से होती थी। वो तो पराई थी, मगर तुम तो मेरे बेटे थे। फिर भी मेरा दिल दुखाते रहे। अम्मी के नरमी से बोले गए ये अल्फाज मेरा वजूद झंझोड़ चुके थे। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और इनसे माफी मांगने लगा। मैं मुझे फिर सीने से लगा गई। चंद दिनों में ही मैंने शगुफ्ता को तलाक देकर इससे हर रिश्ता खत्म कर दिया और अपनी अम्मी की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया। शगुफ्ता से बिछड़े मुझे कई साल बीत चुके हैं। अम्मी का कहना है मैं शादी कर लूं, मगर मेरा दिल किसी तोड़ नहीं मानता। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर मेरे या मेरी माँ के साथ वही कुछ हो जो माजी में हुआ। एतबार जब खत्म हो जाए तो वो सिर्फ एक शख्स से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सभी लोगों से खत्म हो जाता है। मेरा औरत जात पर यकीन ही उठ चुका था।